चलिए अगला लिखने का टॉपिक है केमिस्ट्री, मिश्रण। लिखिए, हेडिंग डालो मिश्रण। थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर थोड़ा सा समझेंगे ना। आज ये मिश्रण वाला टॉपिक कंप्लीट करके फिर आपको ताकि परमाणु संरचना लिखने रह जाए ना। मिश्रण इंग्लिश में मिक्सचर। इसमें लिखना दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों। रेशो फिक्स रहते हैं या नहीं मिश्रण में? नहीं ना। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात, अनुपात रेशो, किसी भी अनुपात, ब्रैकेट में लिखिएगा अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात ब्रैकेट क्लोज, में इस प्रकार मिलाया जाए, में दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात ब्रैकेट में अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए, में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटकों, देखो कंपोनेंट्स, संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो, संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो। तो इसे मिश्रण कहते हैं, तो इसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, जल में चीनी का विलयन, जल में चीनी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण, अगला लाइन में लिखिएगा, मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, पहला लिखना समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, HOMOGENEHOMOGENEOUS। लिख के बताओ। होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर, MIXTUR। इसमें लिखना क्या होता है, ये मिक्स हो जाए और अलग अलग क्रिस्टल या पार्टिकल उसके दिखे ना, है ना। जैसे कि पानी में शक्कर मिला दो, अब शक्कर और पानी दिखेगा क्या? नहीं। लेकिन सूखा दाल, सूखा चावल मिला दो, प्याज टमाटर ककड़ी अलग अलग सैलेड बनाओ तो दिखेगा, और सबको मिक्स करके जूस बना दो, नहीं दिखेगा, वो हो जाएगा होमोजीनियस, है ना। लिखो, ऐसा मिश्रण जिसमें, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक, उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हों, एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हों कि पूरा मिश्रण समरूप हो। कि पूरा मिश्रण समरूप हो।
समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखिएगा, समांगी मिश्रण को विलयन ब्रैकेट में सॉल्यूशन समांगी मिश्रण को विलयन सॉल्यूशन भी कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, जल में चीनी का विलयन। इसी को समांगी भी कहेंगे और इसी को सॉल्यूशन विलयन भी कह देते हैं। जल में चीनी या वाटर प्लस शुगर लिख लेना। अगला हेडिंग डालना, विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह नहीं मिले, और मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण, घटकों का वितरण और ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह नहीं मिले और मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं होता। विषमांग मिश्रण कहलाता है हेट्रोजीनियस। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह नहीं मिले और मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं होता। विषमांग मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। उदाहरण लिख लीजिए, जल और तेल का मिश्रण, वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस सैंड, जल में रेत का मिश्रण, अब हेडिंग डालो, टैली बनानी है। यदि कम जगह हो तो पीछे से लिखना। मिश्रण और यौगिक में अंतर, टैली बनानी है। मिश्रण और यौगिक में अंतर, यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। एक तरफ लिखेंगे मिश्रण और दूसरी तरफ लिखेंगे यौगिक कंपाउंड। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताओ। पहला बताओ, मिश्रण में क्या होता है? निश्चित अनुपात में कौन मिले होते हैं? यौगिक। और अनिश्चित अनुपात में लिखिए, फर्स्ट लिखिए। अच्छा बताओ, सबसे पहला तो क्या होगा? शुद्ध है अशुद्ध है? बताओ, शुद्ध कौन सा है? अच्छे से देखो, पीछे पलटा के, यौगिक शुद्ध है तो शुद्ध तो है। दो मिले रहते हैं तो उसका ये, दो मिल गए तो शुद्ध नहीं हुआ है? ऐसे कहाँ लिखा है? दो मतलब आपको पता है कि उसमें क्या क्या है, रेशो फिक्स है। मतलब यदि पानी तो 2 अणु हाइड्रोजन 1 अणु ऑक्सीजन ही जाएगा, वो फिक्स्ड है।
इसलिए वो शुद्ध है। और यहाँ पे अपन बता ही नहीं पा रहे हैं शक्कर कितनी, नींबू कितना, पानी कितना, इसलिए वो अशुद्ध है। और उसमें पानी में भी और कई अशुद्धियाँ हैं, है ना। तो यौगिक शुद्धि ही है। तो फर्स्ट लिखना मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, और यौगिक में लिखना शुद्ध पदार्थ है। पहला तो यही बनेगा, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, और सेकंड में लिखना शुद्ध पदार्थ है। अब लिखना मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं, और यौगिक में क्या लिखोगे, निश्चित अनुपात होता है। अच्छा बताओ, मिश्रण में फिजिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल चेंज होता है? मतलब जैसे आपने पानी और शक्कर को मिला दिया, है ना, तो क्या पानी का फॉर्मूला चेंज हो गया? नहीं। लेकिन यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो चेंज हो गया ना फॉर्मूला। तो यौगिक बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। और मिश्रण बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। तो अगला लिखिए, मिश्रण बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और यौगिक में लिखना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मिश्रण बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यौगिक बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक एक उदाहरण लिख लीजिए आप। मिश्रण का एक उदाहरण लिख लो, जल में चीनी, और यौगिक का लिख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? पानी। क्या छूट गया हर्षित? तीसरा नंबर क्या था? मिश्रण बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और यौगिक बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फोर्थ में आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, बस हेडिंग डाल लीजिए विलयन, इसको करेंगे कल सॉल्यूशन। विलयन, ऊपर देखना लिखा है समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन, है ना। अब अपन को विलयन पढ़ना है, ये भी 2-3 टाइप के होते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, और एक और क्या था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ कोई आपकी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पूछिए, नहीं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है हमको परमाणु कक्षा का नामकरण। देख लो एक बार जल्दी से, आइसोटोनिक क्या होते हैं? हाँ, आइसोटोनिक देखो एक बार अच्छे से। आइसोटोन्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, और आइसोटोनिक समान गाढ़ापन, है ना, विस्कोसिटी जिसकी सेम है। पूछना है कुछ? अभी तक जो पढ़ा है, यदि आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि अब अच्छा वाला टॉपिक आ रहा है आपका। समरूप, इक्वल, अलग ही ना कर पाएँ। समरूप मतलब दोनों सेम। यदि पानी में आप देखो, आपने पानी लिया और पानी में आपने शुगर डाल दी, थोड़ा सा स्टर किया, थोड़ा सा हिला दिया उसको, अब आप ना शुगर अलग देख पाओगे और ना पानी, मतलब वो दोनों एक दूसरे में क्या हो गए?
कहना चाहिए ओवरलैप हो गए, है ना, भिद गए, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि दोनों क्रिस्टल आपस में इतने जुड़ गए कि उसको आप अलग ही ना कर पाएँ, एक से दिखने लगे, वो समरूप, दोनों में कोई फ़र्क ही ना दिखे। ठीक है, ऐसा मैथ्स में पढ़ते होगे ना, ऐसा वाला साइन लगाते होगे, पढ़ा है ना, ऐसा इक्वल का साइन लगाया होगा, इसके इस तरफ इस तरफ, वही तो होती समरूपता, दोनों में कोई भेद ना हो सके। आगे बढ़े, अब यहाँ से अपना दिमाग खोल के बैठना ना थोड़ा सा, क्योंकि टफ पड़ता है ये टॉपिक। टफ ऐसे नहीं पड़ता, यदि समझ में ना आए तो टफ लगेगा, और यदि समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लो भाई, मीटिंग थोड़ी डिले कर लो। चलिए, परमाणु कक्षा का नामकरण। अब हमने ये तो देख लिया कि रदरफोर्ड ने क्या बता दिया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, नाभिक बता दिया या न्यूक्लियस की खोज कर दी, और नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी हमको पता है कि प्रोटॉन में चार्ज कौन सा होता है प्लस, न्यूट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, नो चार्ज होता है ना। फिर इसके बाद हमको थॉमसन ने क्या खोज के दे दिया था, जे जे थॉमसन ने हमको इलेक्ट्रॉन खोज के दे दिया, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा हो रहा है, माइनस चार्ज हो रहा है। फिर मैक्सवेल ने एक चीज़ बताई थी, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु का जो पूरा भार है वो कहाँ होता है, उसके नाभिक में होता है ना, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, धीरे धीरे ये पता चलने लगा। लेकिन फिर मैक्सवेल ने बताया कि अगर चक्कर लगाता है तो वो थकता क्यों नहीं है, और यदि थकेगा तो उसकी एनर्जी को लॉस हो जाना चाहिए, और किसी की एनर्जी ख़त्म हो गई, जैसे हमारी ऊर्जा ख़त्म हो गई तो हम मर गए, है ना, मतलब हम नष्ट हो गए, तो वैसे ही परमाणु को भी नष्ट हो जाना चाहिए। जब रेगुलर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो थकेगा, और थकेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी यदि उसकी लॉस हो गई तो परमाणु को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन परमाणु नष्ट नहीं होता। तो इसके लिए नील्स बोर ने बताया था क्या, कि जब तक प्रोटॉन में क्या है, प्लस है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस है, और ये दोनों चूंकि समान संख्या में रहते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, दोनों में खींचातानी चलती रहती है। नाभिक से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहता, और इसके लिए वो क्या करता रहता है, चक्कर लगाते रहता है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लो ये क्या है, नाभिक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में ज़ीरो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये प्रोटॉन प्लस है और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है ना। ये प्लस माइनस में, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब यदि प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और प्लस प्लस है, समान आवेशों में एक दूसरे को दूर भागेंगे। इसी के आधार पर तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला था कि प्रोटॉन या जो परमाणु के नाभिक में कोई ऐसा कण होगा वो कैसा होगा, धनावेशित होगा, क्योंकि अल्फा कण भी कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस में खींचातानी चलती रहती है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी, ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आप 10th क्लास में हो सपोज, है ना, और आपको 12th में जाना है, आपको एक हफ्ते के लिए बोल दिया जाए कि आपको 12th में बैठना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा ना, कहीं पे कुछ तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो उसी को वही करता है इलेक्ट्रॉन भी, कि बाहर से क्या करनी पड़ती है, उसको ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है, तो बाहर से ऊर्जा लेगा। अगर यदि कोई उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आए, अगर आप 12th क्लास में हो और 10th में आओ तो क्या करना पड़ेगा, 12th वाला थोड़ा बहुत भूलना पड़ेगा आपको, मतलब अपनी ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा या ऊर्जा का ह्रास करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं एनर्जी लॉस। क्लियर है। निम्न को छोड़कर उच्च में गया तो क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, और उच्च से निम्न में आया तो त्याग करना पड़ेगा। और ये सब कहाँ से करेगा, बाहर से। मतलब जब आपकी रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है।
है ना। जैसे एक परमाणु दूसरे से जुड़ेगा तो वो एक दूसरे से लेना देना करता है, उसी को कहते हैं बाहर से ऊर्जा ग्रहण किया या नहीं किया। तो नील्स बोर ने ये बता दिया। फिर इसके बाद आए कौन, बोरबरी, और बोरबरी ने बताया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते रहते हैं लेकिन एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये भी तो कन्फ्यूजन है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, है ना। क्या दिया फॉर्मूला, 2n², जहाँ n इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल। ऑर्बिट भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने रहेंगे, 2n² के हिसाब से। n बराबर 1 रख दो, पहली कक्षा मतलब 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो 2 गुणा, दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर रख दो, कितने हो जाएंगे 8, है ना। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर रख दो, कितने हो जाएंगे 18। और चौथी कक्षा में कितने रहेंगे, 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर क्या, 32। अब आप बोलोगे पाँचवीं क्यों नहीं देखते, तो अभी तक जो 118 तत्व खोजे हुए हैं यहीं तक कंप्लीट हो जाते हैं वो 4 ही कक्षा में, ठीक है। तो अब अपन को देखना है कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो पता चल गया। मतलब आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं यहाँ से तो दिख रहा है, लेकिन कोई पूछेगा ना कि किस चीज़ की क्लास है ये, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो वही हमको पढ़ना है कि अब परमाणु कक्षा का हमको नामकरण देखना है ना। तो ये बोरबरी क्या बता गए, फिर से देखो 2n², 2n² के हिसाब से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अब देखो, है ना। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32, है ना। तो इनके हिसाब से या बोरबरी ने जो बताया था कि पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा है। पहली कक्षा को कहते हैं K, दूसरी कक्षा को कहते हैं L, तीसरी कक्षा को कहते हैं M और चौथी कक्षा को कहते हैं N। ध्यान रखना ये वाला N अलग है और ये वाला N अलग है। ये चौथी कक्षा का नाम है और ये आपकी तीसरी कक्षा का नाम है, ये दूसरी और ये पहली। तो कक्षाओं के नाम किस आधार पर, K L M N, इसको नोट डाउन करो। पहली कक्षा का नाम क्या है, K। अब यदि ये पूछेगा K में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, L में कितने हैं 8, M में 18 और N में 32, है ना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, सिर्फ मैंने अभी नाम बताया इनका, K L M N इनका नाम है। K में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु की प्रथम कक्षा का नाम है या द्वितीय का नाम है, या पूछ सकता है प्रथम में इलेक्ट्रॉन या K में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, L में कितनी होती है, M में कितनी होती है ना। हाँ अभी क्वांटम संख्या आएंगे, रुको जरा। क्वांटम संख्या आगे है, अभी पहले नाम तो दे दो, अभी आगे है। हुंड पढ़ लोगे, अब्बाऊ पढ़ लोगे, फिर पढ़ोगे। हो गया, आगे बढ़े। अब ये तो हो गई कक्षाओं के नाम, ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। इसके अंदर भी उपकक्षा होती है, मतलब ये तो कक्षाएं हो गई, उसके अंदर भी उपकक्षा होगी। जैसे कि आपकी क्लास हो गई 9th या 10th, उसमें भी सेक्शन होते हैं ना, A B C D, वैसे
ठीक है। तो शेल के अंदर सब शेल भी होती हैं, तो लिखना है अपन को कि कक्षा के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर क्या भी हैं, अब उपकक्षा होंगी तो उनके भी कुछ नाम होंगे और उनमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तो ये भी देखना है अपन को कि सब शेल के नाम क्या हैं। तो सब शेल के नाम हैं S, P, D और F, बहुत ध्यान से, है ना, इसी पे पूरा आपका हुंड बेस है, ठीक है। तो उपकक्षाओं के नाम क्या हैं, स्मॉल s, स्मॉल p, d और f, जबकि कक्षाओं के नाम क्या हैं, k, l, m, n। फिर से देखना, सब सेल के नाम है, पहली सब शेल क्या है S, फिर क्या है P, फिर क्या है D और देन F। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2n² फार्मूला नहीं लगता, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि पहली जो सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, देन आपको इसके बाद करना पड़ेगा +4, इसमें +4 करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6, फिर इसमें +4 करेंगे, कितने आ जाएंगे 10, और फिर +4 करेंगे 14, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या है वो होगी 2, 6, 10 और 14। आपको फॉर्मूला याद रखना है +4, और बस पहला वाला याद रखना है कि इसमें है 2, ठीक है। फिर +4 +4 +4, 2 के बाद 6, 10 और 14। इतना क्लियर है। K में 2, 8, 18, 32, SPDF में 2, 6, 10, 14, ठीक है। कॉमन चीज़ ये है कि देखो यहाँ भी पहले में 2, यहाँ भी पहले में 2, तो आपको याद ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, है ना। 2 से शुरू कर दो, बस ये दिमाग में डाल लो कि +4 +4 +4 करना। हो गया, मतलब चाय पी के नहीं पूछ रही हूँ, ये हो गया। यहाँ कुछ पूछना है, आगे बढ़े, चलो। अब ये जो सब शेल है उनका शेप भी होता है ना, कि किस किस आकार की होती है। इधर लिख दूँ या उधर लिखूँ, उधर ही जाऊँ ना। अब इनका आकार पूछता है कि सब शेल के नाम तो दे दिए, सब शेल के नाम क्या क्या हैं। पहली उपकक्षा का नाम क्या है S, दूसरी उपकक्षा का नाम है P, तीसरी उपकक्षा का नाम है D और चौथी उपकक्षा का नाम है F। ध्यान रखना 4 कक्षाएं और 4 उपकक्षाएं उनकी, ठीक है। तो S का आकार होता है गोल, जो S है उसका आकार होता है गोल, ठीक है। P का आकार होता है डमरू आकार का, ऐसे, ठीक है। जो D का आकार होता है वो होता है डबल डमरू, और F का जो आकार होता है 5 होती है लगभग, इसको हम कह देते हैं जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये है डबल डमरू, ऐसे ही बोलते हैं इसको डमरू, और ये है गोल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि S का आकार गोलाकार। ये भी पूछता है कि S उपकक्षा का आकार होता है गोलाकार, इसका डमरू आकार, है ना, फिर डबल डमरू थर्ड वाला, और फिर इसका कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं लगभग, ठीक है। तो ये भी बनाइए। ऑर्बिट हो गया, सब ऑर्बिट हो गया।
हो गया? चलो बाद में लिखते रहना, पहले बताओ समझ के हो गया? याद करना पड़ेगा ये 2 8 18 32 उसका तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है +4 और फिर उनका शेप याद करना पड़ेगा। पहले वाले का गोलाकार, दूसरे वाले का डमरू, फिर डबल डमरू और फिर 5 डमरू होते हैं, लेकिन उसका जटिल बोल देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल संरचना। अब होता है, देखो कभी आपने देखा होगा रॉकेट उड़ती है, तो रॉकेट को उड़ते हुए पीछे से देखा होगा, वो अपने पीछे बहुत सारा एक बादल जैसे संरचना टाइप की ऐसी लंबी लंबी बना लेता है ना, निशान छोड़ जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन करता है। जब जैसे अपन भी यदि बहुत तेज़ तेज़ घूमेंगे तो सामने धूल उल के कण पूरे वो बादल, अपन तो इतना तेज़ नहीं घूम पाते, लेकिन कोई भी चीज़ है देखना वैसी कुछ संरचना टाइप की थोड़ी देर के लिए बनने लगती है। यदि बहुत तेज़ ऐसे घुमाओ तो हवा का एक घेरा टाइप बनने लगता है। उसी हवा के घेरे को यहाँ लिख दे रही हूँ अब मैं, है ना, क्योंकि ये साथ में बताना पड़ेगा। लिख दूँ ना, यहाँ पे दिख रहा है? जो लोग उस तरफ बैठे हैं उस तरफ आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते हैं तो अपने आसपास बादल नुमा संरचना बना लेते हैं, है ना, ऐसा घेरा टाइप। और उस बादल नुमा संरचना को कहते हैं कक्षक, ऑर्बिटल्स। और इस ऑर्बिटल्स को दर्शाते हैं ऐसे बॉक्स से, है ना, बॉक्स, ऐसे बॉक्स बॉक्स बने रहेंगे। और इस जो बॉक्स की संख्या है वो उपकक्षा की ठीक आधी होती है। इसे क्या कहेंगे? बादल नुमा संरचना को कक्षक, है ना। और इसका सिंबल क्या होगा? एक बॉक्स, है ना। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स की संख्या जो होती है वो उपकक्षा की या सब शेल की ठीक आधी होती है। आधी कैसे होगी? मतलब जैसे बताया S P D F, है ना। S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो इसके लिए कितने बॉक्स? 1 बॉक्स। P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, कितने बॉक्स? 3। D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, तो कितने बॉक्स आ जाएंगे? और F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14, तो कितने बॉक्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? ठीक है। अब इस बॉक्स में अपन कल से भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको अभी देखना पड़ेगा। फिर से देखो, परमाणु कक्षा का नामकरण हम देख रहे हैं। तो पहले हमने ऑर्बिट्स का नाम दे दिया KLMN, फिर उसके बाद हमने सब शेल को नाम दे दिया SPDF। SPDF का शेप देख लिया कैसा होता है। फिर शेप के बाद अपन ने ऑर्बिटल्स भी देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमता है तो अपने चारों ओर एक संरचना बना लेता है। उस संरचना को कहते हैं कक्षक, और कक्षक को दर्शाते हैं बॉक्स से। और बॉक्स की संख्या सब शेल की ठीक आधी होती है। मतलब इसमें यदि 2 है तो वो 1 बॉक्स आएगा, है ना। P है 6 है तो 3 बॉक्स आएंगे। अब कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल हमको उस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और वही है हुंड का नियम। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप पूछिए। इसको बंद कर देना।